प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके गढ़ गुजरात में ललकारा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि मेरे भाई को शहजादा बोलना बंद करें। प्रियंका कह रही हैं कि मेरा भाई वो है जिसने 4000 किलोमीटर का पैदल मार्च किया है और प्रधानमंत्री आज की तारीख में सिर्फ जी हजूरी करने वाले लोगों से घिरे रहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि मेरे भाई को शहजादा बताने वाले प्रधानमंत्री आज की तारीख में खुद शहंशाह बन गए। जी हां, प्रधानमंत्री के गढ़ गुजरात में प्रियंका ने उन्हें ललकारा है और बहुत ही कड़े शब्दों में। एक एक मुद्दे पर गौर कीजिएगा दोस्तों, जो आज मैं आपके सामने ला रहा हूं। सबसे पहले सुनिए, शहजादा बनाम शहंशाह, किस तरह से प्रियंका ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी? ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। आज उनको ये नहीं पता है कि आप कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दरअसल आज से नहीं दोस्तों, शहजादा शब्द जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पसंदीदा शब्द है। जब भी वो राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं तो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और अब वो इसका इस्तेमाल तेजस्वी यादव के लिए भी कर रहे हैं। मसलन आपकी स्क्रीन पर आज जो उन्होंने कहा, जैसे एक शहजादा दिल्ली में है वैसे ही एक शहजादा पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों की रिपोर्ट कार्ड एक जैसी है। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर पलटवार करती हैं। वो कहती हैं, प्रधानमंत्री एक बात बताइए, आज की तारीख में जो हकीकत जनता को बताई जा रही है, जो बात जनता को बताई जा रही है, वो हकीकत से कोसों दूर है, क्योंकि देश के मीडिया पर खरबपतियों का कब्जा है और ये वो खरबपति हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक सच्चाई आपको टीवी पे दिखती है, वो सच्चाई जो आपको दिखा रही है ना, ये समझ लो सारे टीवी के चैनल आज बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, तो आपको अपनी सच्चाई नहीं दिखाएंगे। आपने कितने प्रोग्राम देखे हैं इस चुनाव के दौरान जहां कोई पत्रकार दुकान में जा रहा है और कह रहा है कि भाई आज टमाटर का दाम देखो, कि देखो कितनी महंगी है ये तेल, या ये गैस सिलेंडर कितना बढ़ चुका है, क्या लोग गुजारा कर पाएंगे? ये आप नहीं देखते किसी चैनल पे।
किसी चैनल पे आप ये नहीं देखेंगे कि 70 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं मोदी जी के राज में। ये बात, इस पे कोई रिपोर्ट नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि मोदी जी कौन से कपड़े पहनते हैं, मोदी जी किस प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, किस तरीके के आम खाते हैं, ये देखेंगे आप। क्योंकि आज मीडिया भी झुक गई है, सारे चैनल भी झुक गए हैं। पत्रकार एक समय में सवाल उठाता था, मुझे याद है मेरे पिताजी के समय में एक अखबार रोज 10 सवाल छापता था, प्रधानमंत्री से सवाल है ये। आपको याद होगा कैसे आक्रमण होती थी मीडिया। कोई घबराता नहीं था, नेता कहता था ठीक है सवाल पूछो जवाब देंगे। आज तो नेता इतने घबरा गए हैं ये कि जब इनका चुनाव आ रहा है तो इनके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको घूस देके उनको बिठा रहे हैं। और अपनी बात के समर्थन में वो जिक्र कर रही है गांधीनगर का। दोस्तों, गांधीनगर इतनी बड़ी खबर हो गई है, मगर मजाल है कोई भी मीडिया चैनल उसका जिक्र करे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि गांधीनगर में अब तक 16 लोगों ने अपना जो है नामांकन वापस ले लिया है। सबसे शॉकिंग, लोगों को धमकाया जा रहा है, उनसे कह रहा है तुम नाम वापस लो। उन्हें फोन कॉल्स आ रहे हैं, उनके बच्चों को लेकर धमकियां दी जा रही हैं। पूरी भीड़ जो है वो पहुंच जाती है लोगों के घर के सामने और नारेबाजी करती है। और ऐसी ढेरों मिसालें। 16 लोग, याद कीजिए इस आंकड़े को दोस्तों, 16 लोगों को पर दबाव बनाया गया अपना नामांकन वापस करने के लिए। आज प्रियंका गांधी वाड्रा इसी मुद्दे का जिक्र करती हैं। वो बोल रही हैं, ऐसे में बताइए क्या आप इसे लोकतंत्र बता सकते हैं? सुनिए। मैंने सुना है कि गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 16 प्रत्याशी ऐसे ही बैठ गए चुनाव से पहले। या तो डराए गए हैं, धमकाए गए हैं, या किसी को घूस दे दिया है और बैठ रहे हैं कि चुनाव ही ना हो। अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो, देश की पूरी सत्ता तुम्हारे पास है, सीट पे सीट तुम्हारी है संसद में, और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो। किस बात का डर है? खड़ा करिए 100 प्रत्याशियों को, हराइए उनको। यही तो चुनाव होता है, यही तो लोकतंत्र होता है। मंच पे खड़े होकर लोगों को झूठ बोलना नहीं होता है। मंच पे खड़े होकर लोगों को गुमराह करना या लोगों के जज्बातों को उभारना ताकि तुम्हें वोट मिल जाए, तुम सत्ता में रहो, तुम्हारे बच्चे फूले फलें और जनता खाई में रहे, ये लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा आज की तारीख में संविधान को बचाने की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि गांधीनगर इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से संविधान को रौंद देना चाहती हैं। और आज की ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। संविधान से आपको अधिकार मिलते हैं। सबसे बड़ा अधिकार यह है कि आप वोट डाल सकते हो। ये आपको अधिकार दिया गया है, देश के किसान को, देश के गरीब को, देश के मजदूर को और देश के प्रधानमंत्री को भी, देश के मंत्रियों को भी, देश के बड़े बड़े शख्सों को भी यही एक अधिकार मिला है। मतलब सबका एक समान अधिकार है। जितना आपकी वोट में शक्ति है उतनी शक्ति उनके वोट में है। उनकी वोट में आपसे ज्यादा शक्ति नहीं है। देश में जितने भी देशवासी हैं उनका एक समान अधिकार ये वोट है। ये वोट संविधान ने दिया है आपको। आरक्षण भी संविधान ने दिए हैं आपको। तो जो आरक्षण का अधिकार है कि किसी समुदाय को या किसी जाति को अगर लगता है कि ठीक ढंग से मौके नहीं मिल रहे हैं, काफ़ी सालों से उनके साथ अत्याचार हुआ है या शोषण हुआ है, तो संविधान कहता है कि आपको कुछ अधिकार मिलने चाहिए और आपको आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब रोजगार मिलता है तो आपके लिए कुछ रोजगार आरक्षित हो, ये भी संविधान आपको देता है। तो ये दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आपको संविधान द्वारा मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी की आलोचना करना चाहें या किसी नेता से या राजनीतिक दल से सवाल उठाना चाहें कि क्या किया है मेरे लिए, ऐसा काम आपने क्यों किया, तो आप आंदोलन भी कर सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ये भी
अधिकार आपको संविधान ने दिया है। अब जब ये लोग कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं, तो इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि जितने भी अधिकार आपको दिए गए हैं वो अधिकार कम करेंगे, उनको कमजोर किया जाएगा। क्योंकि अगर आप आज की राजनीति को देखें और समझें तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये काम किया है कि जनता के अधिकारों को कमजोर किया है। यही नहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री पर करारा हमला करके कहते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री की यह हालत हो गई है कि वो अब भैंसों के संदर्भ में बात करने लग गए हैं। वो ये तक कहने लगे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो आपकी भैंसें छीन लेंगी। इससे वाहियात राजनीतिक संवाद क्या हो सकता है? प्रियंका ये सवाल उठा रही हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस 1 भैंस चुरा लेगी। पचपन सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में। जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? प्रियंका सवाल पूछ रही हैं कि यह चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री मुद्दों पर कहां टिके रह सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दे सकते हैं कि पिछले 10 सालों में आपने क्या काम किया? इन मुद्दों की चर्चा करने के बजाय वो अनर्गल मुद्दों का प्रलाप करते हैं, अनर्गल मुद्दों की चर्चा करते हैं। प्रियंका पूछ रही हैं, आखिर क्यों? पिछले 10 सालों में जवाबदेही क्यों नहीं? 10 साल के अपने काम पर जवाबदेही क्यों नहीं? सुनते हैं। 10 सालों में अगर कुछ किया होता तो ये चुनाव खुशी से उन 10 सालों की कामयाबी पे लड़ सकते थे, लेकिन ये चुनाव इस पे नहीं लड़ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे चला जा रहा है, पहले धर्म की बातें, अब चोरी करने की बातें, पाकिस्तान की बात भी आ गई है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ये 1 महीना निकलेगा चुनाव का, तो आप देखते रहना। आज इस देश की जनता कह रही है कि मेरे मंच पे आओगे तो मेरी काम की बात करो। आज इस देश की जनता कह रही है मुझे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ना है, मुझे इस चुनाव को बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई पे लड़ना है। आज इस देश की जनता कह रही है कि बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया, बहुत देख लिया आपकी नौटंकी, बहुत सुन लिया आपके भाषण, लेकिन आपके भाषणों में एक लफ्ज हमारे लिए नहीं रहा। आज देश की जनता कह रही है कि मोदी जी हमें बताइए, 10 साल से हमने आपको पूरी सत्ता दी, उस सत्ता का क्या किया आपने? क्या आपने हमारे जीवन में आप तरक्की लाए कि नहीं लाए? और जनता को दिखने लगा है कि 10 साल बीत गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें, क्या था वो सबका साथ सबका विकास, ऐसी बात। किसका विकास हुआ? बैठे हो ना, विकास हुआ है आपका विकास हुआ है बहने। तो बस हवा में बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। प्रियंका ये भी कहती हैं कि प्रधानमंत्री मुद्दों पर इसलिए बना रहना चाहते हैं क्योंकि कई मुद्दों पर वो कटघरे में हैं, और सबसे अहम मुद्दा जिसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है वो है महिला सम्मान। क्योंकि जिस तरह से राजपूतों का अपमान किया गया था गुजरात में, और गुजरात के नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने, उसका भी ताल्लुक जो है महिला अस्मिता से। यही दिखाई देता है हाथरस में, यही दिखाई देता है हमारे महिला पहलवानों के संदर्भ में। प्रियंका पूछती हैं कि प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? सुनते हैं। यहां राजपूत समाज की महिलाओं का कितना अपमान किया गया। मोदी जी ने क्या किया? क्या हटाया उस प्रत्याशी को?
हटाया उस प्रत्याशी को। आपकी मांग क्या थी? आपकी मांग ये थी कि हटे, आपको अपमानित किया। मोदी जी ने सुनी आपकी बात, आपकी सुनवाई हुई। मैं आपसे वादा करती हूं बहनों कि अगर हमें मौका मिला, हम देश भर में आपकी बात हम फैलाएंगे, बताएंगे, और इस तरह का अपमान आपके साथ हम नहीं होने देंगे। आज मेरी बहनों, जहां जहां महिलाओं का अपमान किया गया है, वहां मोदी जी की सरकार ने जिन्होंने अपमान किया, जो अत्याचार कर रहे हैं, उनका साथ दिया है, उनके पक्ष में खड़ी हुई है इनकी सरकार, आपके पक्ष में नहीं। हाथरस में महिला के साथ अत्याचार हुआ, उसको जला के मार डाला। भाजपा की सरकार ने उनको बचाया जिसने अत्याचार किया था। उन्नाव में हुआ, मैं उस महिला के घर गई, कोई ऐसा अत्याचार नहीं था जो उसके परिवार पे नहीं बरसाया गया, क्योंकि उस महिला ने आवाज उठाई। उसके साथ अत्याचार करने वाला एक भाजपा के प्रधान का रिश्तेदार था। उस महिला ने, नौजवान थी, आवाज उठाई, कचहरी में गई केस डालने। जहां वो अपमान हुआ था वहां केस नहीं डाला गया तो अगले जिले में चली गई, वहां से डाला। रोज सुबह अकेली जाती थी 6 बजे ट्रेन लेकर अगले जिले में, वहां पे कचहरी में जाती थी अपने केस की सुनवाई के लिए। एक दिन जब वापस आ रही थी तो उसको जलाकर मार डाला। 1 किलोमीटर जलते हुए चली, कोई आया नहीं मदद करने के लिए, पुलिस नहीं आई, कोई नहीं आया। जब मैं उसके घर गई तो उसके पिताजी ने मुझे बताया कि क्योंकि उसने आवाज उठाई थी, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिताजी को पीटा गया था, पिताजी के खेत जला डाले थे, लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिली। मोदी जी ने कोई मदद नहीं की। हमारी बड़ी बड़ी ओलंपिक की मेडलिस्ट महिलाएं जो लड़ी, देश के लिए मेडल लाई, जब मेडल लाई तो मोदी जी ने उनके साथ फोटो खिंचवाई और सारे अखबारों में लिखा था कि देखिए मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी की वजह से ये मेडल लेके घर आई हैं। जब वही महिला सड़क पे उतरी क्योंकि उसके साथ अत्याचार हुआ था, मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। उस महिला ने, उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने मुझे बताया कि दीदी मैंने सोचा था कि मैंने इतना बड़ा काम किया है, देश के लिए मेडल लाई हूँ, अगर मैं यहाँ पे बैठ के मांग करूँगी तो ज़रूर मेरे साथ न्याय मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। आपको मालूम है क्या तोहफा मिला उसको, जिसने उस पे अत्याचार किया? आज उसका बेटा भाजपा के टिकट पे खड़ा है। जिस तरह से जिसने यहाँ पे आपकी महिलाओं का अपमान किया, उसके बेटे को टिकट दिया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में इसके बेटे को भी टिकट दिया। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की। दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा इस बात पर तवज्जो दे रही हैं कि ये जो चुनाव है वो संविधान को बचाने का है। प्रियंका कहती हैं कि ये वो संविधान है जिसके लिए महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल और गुजरात की कई पुण्य आत्माओं ने संघर्ष किया था। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मुद्दे पर जनता संघर्ष करे और अपने संविधान को बचाए, क्योंकि इसके लिए हमारी महान आत्माओं ने अपनी जान दी थी इस देश की आजादी के लिए। प्रियंका गांधी, देखिए, ये गुजरात की धरती है। यहां से इस दुनिया के सबसे, शायद इस पूरी हमारी जो पीढ़ी है और इससे पहले की पीढ़ियां, उसमें शायद दुनिया की सबसे महान हस्ती आपने, गुजरात ने इस दुनिया को दी। महात्मा गांधी जी यहाँ पे जन्मे। श्री सरदार पटेल जी भी गुजरात के ही पुत्र थे। वीर रणछोड़ रबाड़ी जी भी इसी धरती के थे। ये सारे महापुरुष किस लिए लड़े? ये सारे महापुरुष आपकी आजादी के लिए लड़े। ठीक है, ये पुरानी बात है,
70 साल निकल गए, बीत गए, हमारा देश आज़ाद है, स्वतंत्र है, हमारे देश में एक संविधान बना, इसी लड़ाई से उभरा। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने बड़े बड़े महापुरुष रहे, चाहे पटेल जी हो, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, सब ने लड़कर, ब्रिटिश साम्राज्य से लड़कर हमारे देश को आज़ाद करवाया और हमें एक संविधान दिया। ये संविधान जो उन्होंने हमें दिया, इसका महत्व आपको समझना। वो प्रधानमंत्री से पूछ रही हैं कि आप सिर्फ बड़े लोगों के साथ क्यों दिखाई देती हैं, बकौल प्रियंका गांधी। वो कहती हैं कि आज के प्रधानमंत्री की कार्यशैली देखिए। गुजरात ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान, स्वाभिमान दिया और उनको सत्ता दी, लेकिन वे केवल कुछ बड़े लोगों के साथ दिखाई देते हैं और इनमें से कुछ बड़े लोग भी गुजरात से ही आते हैं। जाहिर सी बात है, यहां पर इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि गौतम अडानी की तरफ है। सुनिए। आज के जो प्रधानमंत्री हैं, जरा उनकी कार्यशैली को आप देखिए। गुजरात ने उनको सब कुछ दिया, उनको सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनको सत्ता दी। आज प्रधानमंत्री बने, 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं। जब जब आप उनको देखते हैं तो आप मुझे खुद बताइए, आप टीवी पे उनको देखते हैं कि नहीं? देखते हैं टीवी पे? देखते हैं ना? दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं आपको? बड़े मंचों पे दिखते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ दिखते हैं, दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों के साथ दिखते हैं ना? बड़े बड़े खरबपतियों के साथ दिखते हैं, सेठों के साथ दिखते हैं। कभी आपने उनको किसी किसान के घर जाते हुए देखा है? कभी आपने उनको किसी गरीब के घर में जाते हुए देखा है? मैंने यूपी में काम किया पिछले 5 सालों से। वहां पे उनका संसदीय क्षेत्र है। उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जी किसी एक गरीब के घर नहीं गए हैं। कभी नहीं पूछा है इन 10 सालों में कि भाई तुम कैसे हो। किसानों के लिए नीति बनाते हैं, किसान आंदोलन करता है। लाखों किसान 4 किलोमीटर दूर उनके घर से बैठते हैं, आंदोलन करते हैं। महीनों के लिए उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, 600 शहीद होते हैं किसान, लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर चल के हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। जब उनको पता चलता है कि चुनाव आ रहा है और ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमें वोट नहीं मिलेगा, तब चुनाव के 2 महीने पहले वो कानून बदल देते हैं। ये है उनकी कार्यशैली। आपने एक बात पर गौर किया होगा दोस्तों, चाहे मंगलसूत्र का मुद्दा हो, क्योंकि जैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया था तो उसके बारे में आज तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। मंगलसूत्र के मुद्दे पर जब उन्होंने पलटवार किया था तो प्रधानमंत्री को निशब्द कर दिया था। हाल ही में उन्होंने मुद्दा उठाया था कि किस तरह से प्रधानमंत्री मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में आप शब्द कहते हैं, उन्हें देशद्रोही बताते हैं। वो राजीव गांधी जिन्होंने अपनी जान जो है वो न्यौछावर कर दी थी एक आतंकवादी हमले में, प्रियंका गांधी इन मुद्दों को उठा रही हैं। और आपने गौर किया होगा एक बात पर कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर तो हमला बोलते हैं, मगर प्रियंका गांधी के बारे में कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं प्रियंका से सीधा मुकाबला करना, यानी कि प्रियंका के सवालों का जवाब देना, जो वो बतौर नेता और बतौर महिला दोनों उठा रही हैं, जो वो बतौर बेटी भी उठा रही हैं, मगर उसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। अब देखना यह है दोस्तों कि प्रियंका जिस तरह से अपनी बात रख रही है, वो राजनीतिक तौर पर क्या रंग लाती है और 4 जून को इसका क्या असर पड़ता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।